हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर एंड पावर एंगल इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। इन दोनों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, न्यूमेरिकल इससे नहीं बनता है। तो आइए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, वी कर्व। वी कर्व हमारा होता क्या है बच्चों, और ये किस किस के बीच में बनता है? वी कर्व is always plotted between armature current versus field current। वी कर्व जो हमारा होता है बच्चों, वो हमारा बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। इन दोनों के बीच में जो हमारा ग्राफ बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं वी कर्व। अब हम लोग शुरू करते हैं केस 1 से। ये दो केसेस में बनता है, मोटर में भी हमारा इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व बनता है, और अल्टरनेटर में भी हमारा वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व बनता है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं केस फर्स्ट, दैट इज मोटर। मोटर में भी हम पहला केस क्या देखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर लीडिंग के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था लीडिंग पे हमारा जो मोटर के केस में पावर फैक्टर जब लीडिंग होता है तो हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन होती है वो कैसी होती है बच्चों? आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हमारी होती है। डीमैग्नेटाइजिंग होने की वजह से बच्चों हमारा क्या होता है, जो हमारा टोटल फ्लक्स है वो हमारा होता है फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स। माइनस इज बिकॉज ऑफ दिस डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। माइनस की वजह से हमारा डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से माइनस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम लोग EA बढ़ाएंगे तो VT हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, ये जो IA वर्सेस IF का ग्राफ बनता है इसके साथ एक कंडीशन भी होती है, इसमें VT हमारा कांस्टेंट होता है, VT कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, VT इज कांस्टेंट। VT के कांस्टेंट होने की वजह से बच्चों क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। टोटल फ्लक्स जब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, ये जैसे टोटल फ्लक्स है हमारा, तो ये अगर कांस्टेंट हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स। तो जब हम फील्ड फ्लक्स को बढ़ाते हैं, इसको कांस्टेंट हमको रखना है, जब हम इसको बढ़ाएंगे हमको ये भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। ये हमारा निकल के आया इसमें लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। जब हम फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो आर्मेचर करंट है बच्चों वो भी इंक्रीज करेगा, किस पे? लीडिंग पावर फैक्टर पे। अब दूसरा केस हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा केस हम लोग देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैगिंग पावर फैक्टर पे भी सेम होगा, लेकिन बस इसमें अंतर क्या आ जाएगा मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ये हमारा अब हो जाएगा पावर फैक्टर लैगिंग के लिए। आर्मेचर रिएक्शन हमारी बच्चों लैगिंग के लिए क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मैग्नेटाइजिंग। अब इसके मैग्नेटाइजिंग होने से बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो हमारा माइनस हो रहा था ये प्लस हो जाएगा। बाकी ये हमारा सेम रहेगा, ये बढ़ाने से VT बढ़ेगा, VT हमारा कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इस फ्लक्स को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम फील्ड फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानिए हमने फील्ड फ्लक्स बढ़ाया, तो फील्ड फ्लक्स जब हम बढ़ाएंगे तो इसको हमको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमको आर्मेचर फ्लक्स को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा सॉरी, जब हम लोग अपना फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो आर्मेचर करंट है वो हमको रिड्यूस करना पड़ रहा है। ये किस केस में हो रहा है, लैगिंग के केस में। ये होता किस वजह से है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, टोटल फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट फ्लक्स जब हमारा होगा तो इन दोनों में से हमको एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा। इनपुट हमेशा हम फील्ड करंट को देते हैं, तो जब हम अपना फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमको आर्मेचर फ्लक्स को घटाना पड़ेगा, तो हमारा आर्मेचर करंट हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें जो बच्चों हमारा ग्राफ बनता है, ये मैं मिटा देता हूं। ये हमारा हो गया आई ए, ये हमारा हो गया आई एफ। हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरीके का बनेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं वी कर्व। अब इसमें लैगिंग हमारा होगा ये वाला पार्ट लैगिंग, और ये लीडिंग। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मोटर के लिए केस। पहले हम लोगों ने देखा पावर फैक्टर लीडिंग पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे क्या हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन हमारी डीमैग्नेटाइजिंग थी, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स हो रहा था। जब हम ये बढ़ा रहे थे तो हमारा वीटी इंक्रीज हो रहा था। वीटी की हमारा कांस्टेंट हम लोगों को पता है, वीटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब फ्लक्स कांस्टेंट होने की वजह से हम जब फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हमको फील्ड आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। ये था हमारा लीडिंग का केस। अब हमने देखा लैगिंग के केस में। लैगिंग के केस में क्या होगा बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन हमारी होगी मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग में हम लोग यहाँ प्लस लेंगे। अब हम लोग फिर से ये बढ़ाएंगे, वीटी बढ़ाएंगे, वीटी कांस्टेंट है, टोटल फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। तो जब इसको हमको कांस्टेंट रखना है, उसके लिए हम अगर आर्मेचर फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो हमको अपना फील्ड फ्लक्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमको आर्मेचर फ्लक्स रिड्यूस करना होगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या मिला, आई एफ हमारा बढ़ेगा, आई ए हमारा घटेगा लैगिंग के केस में। लीडिंग के केस में फील्ड करंट भी बढ़ेगा, आर्मेचर करंट भी हमारा बढ़ेगा। अब हम लोग देखेंगे जनरेटर के केस में क्या होता है। ये हमारा हो गया मोटर का केस। अब हम लोगों को देखना है जनरेटर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों केस 2, जो कि हमारा है जनरेटर। जनरेटर में हम लोग क्या देखेंगे, जब पावर फैक्टर हमारा लैगिंग होगा तब आर्मेचर रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगी हमारी, आर्मेचर रिएक्शन हमारी हो जाएगी डीमैग्नेटाइजिंग। ये हमारा हो जाएगा डीमैग्नेटाइजिंग नेचर। अब इसके डीमैग्नेटाइजिंग होने की वजह से बच्चों फिर से हमारा क्या होगा, जब हम अपना फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे सॉरी, ये टोटल हमारा फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स हमारा फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स। फिर से हमारी वही कंडीशन, वीटी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इसके कांस्टेंट होने की वजह से बच्चों फिर से क्या हुआ हमारा, जब हम अपना फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे तो हमको हमारा आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। नहीं, हम दोनों को बढ़ा, एक सेकेंड, हाँ। तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, फील्ड करंट हमारा बढ़ गया, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट भी हमारा बढ़ गया। अब हम लोग देखेंगे पावर फैक्टर जब हम लोग लीडिंग लेते हैं। पावर फैक्टर लीडिंग, लीडिंग के केस में मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया था, आर्मेचर रिएक्शन हमारा मैग्नेटाइजिंग, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग नेचर का हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग में बच्चों क्या होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स। अब इसमें हम फिर से क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट है, उसकी वजह से अब हमारा इसको जब हमको कांस्टेंट रखना है तो अगर हम अपना फील्ड फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो हमको आर्मेचर करंट घटाना पड़ेगा। क्यों, फिर से वही बात, जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन जो है वो मैग्नेटाइजिंग है तो ये ऐड होगा, जबकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमको इस दोनों में कुछ चेंज करना है। इनपुट हमारा हमेशा फील्ड एक्साइटेशन हम देते हैं, तो हम अपना फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हमारा आर्मेचर करंट हमको कम करना पड़ेगा। ये इसका कंक्लूजन आ गया किस पे,
लीडिंग पावर फैक्टर पे। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ जो हमारा बनेगा ये हमारा IA IF अब हमारा जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो हमारा जनरेटर के केस में कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसमें हमारा लीडिंग इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और लैगिंग उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आपको इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ाऊंगा, जिसके बाद में समरी लिखवाऊंगा या कंक्लूजन, उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन कैसा आएगा। तो पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है मैं आपको वो बता दूं। आपसे पूछेगा वी कर्व किस किस के बीच में प्लॉट हम लोग करते हैं, आप लोग टिक लगाएंगे IA वर्सेस IF के बीच में। कंडीशन पूछ सकता है क्या होती है, VT इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये अभी तक तो नहीं पूछा है, अगर हो सकता है पूछ भी ले तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है पावर फैक्टर अगर हमारा लैगिंग है आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी, या फिर पूछ सकता है पावर फैक्टर अगर हमारा लैगिंग है तो अगर हम फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट क्या होगा, तो वो रिड्यूस होगा। लीडिंग पे लैगिंग पे दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड वी कर्व। अगला टॉपिक है हमारा इन्वर्टेड वी कर्व। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व बच्चों हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड वी कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। ये जो हमारा प्लॉट होता है बच्चों ये हमारा होता है पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो डायरेक्ट। अब इसमें क्या होगा, फिर से हम लोग केस लेंगे, केस फर्स्ट दैट इज मोटर। इसमें मैं बच्चों आपको डायरेक्ट लिखा दूंगा, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अभी लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मिलता नहीं है। वी कर्व इन्वर्टेड वी कर्व पे डायरेक्टली बस ये पूछता है किसके बीच में इसको बनाया जाता है, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको लिखवा देता हूँ। इसी में मैं दूसरा केस बना देता हूँ, केस 2 जनरेटर, लैगिंग के लिए क्या होगा और लीडिंग के लिए क्या होगा। तो बच्चों एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा क्या होता है एक्स एक्सिस में हम हमेशा फील्ड करंट को लेते हैं, तो आप सब में ये देख लीजिए फील्ड करंट जो है हमारा वो हर एक में क्या होगा, बढ़ेगा। फील्ड करंट जब हम बढ़ाएंगे तभी हम लोगों को देखना है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हम लोगों को देखना है लैगिंग में पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग में पावर फैक्टर क्या होगा जनरेटर और मोटर के बीच में। तो मोटर के केस में हमारा लैगिंग में क्या होगा बच्चों, फील्ड करंट बढ़ाने से हमारा पावर फैक्टर बढ़ेगा। लीडिंग के केस में क्या होगा, जब हमारा फील्ड करंट हम लोग बढ़ाएंगे तो इसमें पावर फैक्टर घटेगा। सेम हम जनरेटर में देखेंगे, लैगिंग के केस में जब हमने देखा इसमें फील्ड करंट बढ़ाने से इसमें फील्ड पावर फैक्टर हमारा घट रहा है। तो हम लोग एक सेकंड बच्चों, इसमें हम वही देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा बढ़ेगा और ये नहीं देख सकते। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, अगर हम इसमें से आपसे कभी भी क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाई चांस पूछता है तो आपको याद कैसे रखना है, मोटर के केस में अगर लैगिंग है तो फील्ड करंट अगर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। अगर मोटर के केस में लैगिंग में वो बढ़ रहा है तो लीडिंग के केस में यहाँ पे सेम होगा। लीडिंग के केस में अगर यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे घटेगा तो वो लैगिंग में यहाँ पे ऐसा होगा। अब इन दोनों का ग्राफ हम लोग एक बार देख लेते हैं, मोटर के केस में कैसा ग्राफ बनेगा और जनरेटर के केस में कैसा ग्राफ बनेगा।
यहाँ पे हमारा फिर से फील्ड करंट, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर। अब यहाँ पे मोटर के लिए फील्ड करंट, यहाँ पे पावर फैक्टर। इन्वर्टेड वी कर्व बच्चों हमारा हमेशा ऐसा बनेगा, ये तो आपको पता ही होगा, इन्वर्टेड है वो भी, सॉरी सॉरी गलती हो गई। इन्वर्टेड वी कर्व हमारा हमेशा ऐसा बनेगा बच्चों। अब जनरेटर के केस में क्या होगा बच्चों, हमारा यहाँ पे इस तरफ जो हमारा जनरेटर के केस में होगा वो होगा लीडिंग, और जो इधर होगा वो होगा लैगिंग। वहीं मोटर के केस में क्या होगा बच्चों, हमारा इस तरफ होगा लैगिंग, इधर क्या होगा लीडिंग। ये सब जो आपको मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ या ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जेई लेवल से आप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आपसे सॉरी डायरेक्ट सीधा सीधा पूछेगा इन्वर्टेड वी कर्व हम लोग किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं। आप बताएंगे पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। आपसे पूछेगा वी कर्व हम किसके बीच में प्लॉट करते हैं, तब आप बताएंगे आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट के बीच में। उसके बाद भी मैं आपको एक समरी लिखवाना चाहूंगा, आप समरी बस याद रखें, इसको छोड़ दीजिए। बाकी आप ये जरूर याद रखिएगा, वी कर्व हमारा बनता है बच्चों किसके बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। और इन्वर्टेड वी कर्व जो हमारा बनता है वो बनता है पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। अब हम लोग देखेंगे समरी या कंक्लूजन, उसको आप बोल सकते हैं। तो ये ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद बस आपको इसमें से याद वही रखना है तो मैंने आपको बताया। समरी इसको लिखते हैं हम, वी कर्व डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर समरी इन्वर्टेड वी कर्व। समरी हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं पहले मोटर का केस, फिर जनरेटर, सेम इधर मोटर, इधर जनरेटर। ये जो ग्राफ बच्चों हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ये हमारा बनेगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। ये हमारा बनेगा बच्चों पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। ये हमारा बनेगा फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में। इसमें बच्चों हमारा यहाँ पे बनेगा लीडिंग, इधर आएगा लैगिंग, इधर हो जाएगा लैगिंग, इधर हो जाएगा लीडिंग। सेम मोटर के केस में हमारा इधर हो जाएगा लैगिंग, इधर हो जाएगा लीडिंग, इधर हो जाएगा लीडिंग और उधर लैगिंग। लीडिंग सेकंड जनरेटर में होगा हमारा वी कर्व, एक मिनट बच्चों, वी कर्व जनरेटर में लैगिंग लीडिंग। ओके ओके सॉरी, इधर आप लिखिए मोटर। ये हमारा है बच्चों जनरेटर के लिए, और ये है हमारा मोटर के लिए। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी हमारा इन्वर्टेड वी कर्व की जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो हमारी सही बनी है इसमें। हाँ, ये हम लोगों ने सही बनाई है इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व। आपको जो इसमें से बच्चों याद रखना है वो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। जो हमारा वी कर्व बनेगा बच्चों वो बनेगा आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट।
सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर इस टॉपिक से आया पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट, यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस भी एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये हमारे वीकर और इन्वर्टेड वीकर की क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। अब कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, कमेंट आया सॉरी, उसने मुझे बोला सर आर्मेचर रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं आपके लिए वैसे 2-3 क्वेश्चन ले आया हूँ बच्चों, आप वो कर लीजिए। बाकी मैं आपको पीवाईक्यूज पूरे एक क्लास में अलग से उसकी लूंगा, उसमें मैं आपको पूरे पीवाईक्यूज भी लगवाऊंगा। तो आप आज 1-2 क्वेश्चन अपना आर्मेचर रिएक्शन से देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपका बच्चों ये आया हुआ है URR-VUNL में। क्वेश्चन है एट ए यूनिटी पावर फैक्टर द रिएक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर। ये क्वेश्चन आपका बच्चों आया हुआ है, किससे ये आपका क्वेश्चन आया है, ये मैं लिख देता हूँ। ये आपका आया है UPR-VUNL और ये आपका क्वेश्चन आया है बच्चों 2010-2021। इसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन है डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, partially distorting, और लास्ट वन आपका डिस्टॉर्टिंग। ये आपका ए, ये सी, ये बी और ये डी। ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा डिस्टॉर्टिंग। इसी को हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बच्चों ये बताया था कि जब यूनिटी पावर फैक्टर हमारा होगा, चाहे वो जनरेटर का केस हो चाहे वो मोटर का केस हो, हमारा आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी बच्चों, हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डिस्टॉर्टिंग बच्चों एक ही बात होती है। और एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपका आया हुआ है SSC जेई में 2 बार आया है, PGCIL में आया है, DSSSSB में आया है, GSSSB में एक क्वेश्चन आया है, AE में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग पावर at rated voltage with 0 power factor lagging the effect of armature reaction ampere turns is। ये क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ है PGCIL में और ये आपका आया है 2021। SSC जेई में 2 बार ये आ चुका है, ये आपका आया है 2018, 2017। DSSSB में भी आपका आ चुका है 2019 में। GSSSB में भी आपका आया है ये, AE के लिए आया है आपका 2021 में। ऑप्शन है बच्चों आपके डीमैग्नेटाइजिंग, बी ऑप्शन है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सी ऑप्शन है आपका मैग्नेटाइजिंग, डी ऑप्शन है बच्चों आपका मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग।
ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था बच्चों। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब हमारा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, डीएम। डीएम मतलब अल्टरनेटर के लिए डीमैग्नेटाइजिंग, मोटर के लिए मैग्नेटाइजिंग। और लीडिंग अगर होगा, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का अगर केस हमारा होता तो हम क्या लेते हैं, एमडी, अल्टरनेटर के लिए मैग्नेटाइजिंग, मोटर के लिए डीमैग्नेटाइजिंग। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सिंक्रोनस जनरेटर मतलब अल्टरनेटर का हमसे पूछा है। अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर लाइन पे क्या होगा बच्चों, डी एम। डी फॉर अल्टरनेटर एंड एम फॉर मोटर के लिए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए, डीमैग्नेटाइजिंग इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको ये 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी मैं आपकी पूरी क्लास इसके बाद कंडक्ट कराऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ PYQs लगवाऊंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर। वो बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो सिर्फ आपका सिंक्रोनस मशीन का टॉपिक नहीं है, वो आपका पावर सिस्टम में भी आपसे पूछा जाता है, सिंक्रोनस मशीन में भी पूछा जाता है, और उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा ओवर एक्साइटेड मोटर, अंडर एक्साइटेड मोटर, सारे टॉपिक मैं आप लोगों को अगली क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ तक अगर कुछ समझ ना आया हो बच्चों आपको तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको सब समझ आ रहा है तो आप खूब क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, यूपीपीसीएल कभी भी वैकेंसी आउट कर सकता है। तो आप मेरे साथ तैयारी करते रहिए। जितने कम टाइम में मैं आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ उतने कम टाइम में आपको कोई और टीचर ये सब नहीं पढ़ाएगा, ना किसी से आपने पढ़ा होगा, आप देख लीजिए जाकर, और इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लगेंगे। खुद मैं क्लास में आपको लगवाऊंगा और अपने पढ़ाए हुए टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन में कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं कल। हर हर महादेव, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।